एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि थ्योरीज ऑफ इमोशन पे मैम आप टॉपिक लेकर आए, तो उसके रिलेटेड ही आज हमारा जो टॉपिक रहेगा तो वो थ्योरीज ऑफ इमोशन के बेस पे ही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ इमोशंस, राइट। तो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो कि इमोशन क्या होता है। ठीक है, इमोशन की पहले इंट्रो देख लेते हैं थोड़ी सी, कि भावनाएं मानव व्यवहार पर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल डालती हैं। जो इमोशंस होते हैं ना, वो हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ठीक है, मानव का जो बिहेवियर होता है उस पर बहुत ज्यादा अविश्वसनीय, मतलब कि हम विश्वास भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा मतलब पावरफुल फोर्स डालती हैं, बल डालती हैं। कौन? इमोशंस। ठीक है, मजबूत भावनाएं आपको उन कार्यों को करने का कारण बन सकती हैं जो आप सामान्य रूप से नहीं कर सकते। क्या होता है कि जब हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस जब स्ट्रोंग होते हैं तो वो कुछ ऐसे काम को करने का कारण बन जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कर पाएंगे। कई बार कोई काम होता है कि हम नहीं कर, मतलब कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, बट जब उसके साथ इमोशन जुड़ जाते हैं तो वो काम हम आसानी से कर पाते हैं। या उन स्थितियों से बचने के लिए जिनका आप आनंद लेते हैं। हमारे पास वास्तव में भावनाएं क्यों हैं, उनका क्या कारण है। ठीक है, जो शोधकर्ता, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिकों ने हमारी भावनाओं के पीछे कैसे और क्यों की व्याख्या करने के लिए इमोशंस के प्रिंसिपल का प्रस्ताव दिया है कि हमारे अंदर इमोशंस हैं क्यों हैं, है ना, क्या कारण है। तो इसके बेस पे कई रिसर्चेस भी हुई हैं और कई प्रिंसिपल्स भी आए हैं। तो सबसे पहले कि इमोशन क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, बट एज ए साइकोलॉजी, ठीक है, मनोविज्ञान में इमोशंस को अवसर भावना की एक जटिल स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है कि इमोशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है, किसकी? फीलिंग की। कॉम्प्लेक्स एक बहुत ज्यादा जटिल स्थिति है जो हम जो भी हम फील करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, कि जब हम इमोशन किसी चीज में इमोशन दिखाते हैं तो उससे हमारे शारीरिक और मनोविज्ञानिक, यानी कि हमारे फिजिकल और मेंटल लेवल पर भी चेंजेस आते हैं, राइट। जब हम रोते हैं या फिर हम हंसते हैं तो ये सब हमारे इमोशंस का ही तो हिस्सा है जो विचार और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये भावनात्मकता मनोवैज्ञानिक घटनाओं की एक श्रृंखला से जुड़ी हुई है जिसमें स्वभाव, मनोदशा, प्रेरणा शामिल है। तो जो हमारे इमोशंस है इसमें जो स्वभाव होता है, ठीक है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी होगी, मूड हो गया, मोटिवेशन हो गई, ये सभी शामिल होते हैं। लेखक डेविड जी मायर्स के अनुसार मानव भावना में शामिल है। लेखक जो डेविड जी मेयर्स था, उसके अकॉर्डिंग कि ह्यूमन में क्या इंक्लूड होते हैं, इमोशंस शामिल होते हैं। शारीरिक उत्तेजना, अभिव्यंजक व्यवहार और जागरूक अनुभव। कौन कौन से इमोशन शामिल होते हैं? जैसे शारीरिक उत्तेजना की, यानी कि फिजिकल अराउजल, जो साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो अराउजल्स होते हैं, या अभिव्यंजक व्यवहार, एक्सप्रेसिव बिहेवियर्स हो गए, और जागरूक अनुभव यानी कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस, ये सभी इमोशंस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इमोशंस। तो इमोशंस, जो इमोशंस की थ्योरीज हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट टाइप, इमोशंस के प्रमुख सिद्धांतों में तीन मुख्य श्रेणियों में थ्री मेन कैटेगरीज आ जाती है। सबसे पहले शारीरिक सिद्धांत, जिसे क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल थ्योरीज। ये के भीतर प्रतिक्रियाएं भावनाओं के लिए जिम्मेवार है। जो भी शरीर के हमारे अंदर जो भी भावनाएं होती हैं वो सभी रिस्पॉन्स करने के लिए जिम्मेवार होती हैं। न्यूरोलॉजिकल जो थ्योरीज हैं वो ये सुजेस्ट करती हैं कि मस्तिष्क के भीतर गतिविधि भावनात्मक प्रतिक्रियाओं की ओर ले जाती है, कि जो भी हम अपने ब्रेन में जो भी हम सोचते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो हमें इमोशनल रिस्पॉन्सेस की ओर ले जाती है। थर्ड है संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसे कॉग्निटिव थ्योरीज कहते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज,
ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरीज क्या बता का तर्क है कि ये आर्ग्यू करती हैं कि विचार और अन्य मानसिक गतिविधि भावनाओं को बनाने में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कि जो भी थॉट्स हो गए, जो भी अदर मेंटल एक्टिविटीज होगी, ठीक है, जो हम सोचते हैं या जो भी अदर मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, वो इमोशंस को, जो इमोशंस होते हैं उनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी मैं सोच रही हूँ वो भी एक इमोशन को बनाने में हेल्प करता है, इमोशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो भी मेरे आइडियाज हो। भावना का विकासवादी सिद्धांत जिसे कहते हैं इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशंस। तो जो नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन ने ये बताया था कि भावनाएं विकसित होती हैं, जो भी हमारे अंदर इमोशंस होते हैं वे अनुकूली थे, यानी कि वे पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं हमारे अंदर, और मनुष्य और जानवरों को जीवित रहने और प्रजनन करने की अनुमति दी। क्योंकि जो मनुष्य और जानवर इमोशंस ही हैं जिनके कारण वो एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। प्यार और स्नेह की भावनाएं लोगों को साथी की तलाश और प्रजनन करने के लिए प्रेरित करती हैं। इमोशंस हैं जिसके कारण लव की भावना, अफेक्शन की भावना है जो वो हमारे अंदर आती है। भय की भावनाएं लोगों को खतरे के स्रोत से लड़ने और भागने के लिए मजबूर करती हैं। जब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है तब हम लोगों से लड़ने या दूर भागने के लिए हम विवश हो जाते हैं। तो अलग अलग भावनाओं के बारे में बताया गया है। इमोशंस के विकासवादी सिद्धांत के अनुसार, इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ इमोशन के अनुसार, कि हमारे अंदर क्या होते हैं, इमोशंस, भावनाएं मौजूद होती हैं क्योंकि वे एक अनुकूली भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इमोशंस क्या है, हम जो भी अडेप्टिव रोल निभाते हैं, यानी कि जो भी हम दूसरों से सीखते हैं, ठीक है, वो हम अडेप्ट कर लेते हैं, फिर वही इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। जो इमोशंस है लोगों को पर्यावरण में उत्तेजनाओं के लिए जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है। जो इमोशंस हैं वह लोगों को, ठीक है, इन्वायरमेंट में भी जो भी उत्तेजना, जो भी मोटिवेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्स देने के लिए प्रेरित करती है। जो सफलता और अस्तित्व की संभावनाओं को बेहतर, जिससे हम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, और जो हमें क्या है बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट, अन्य लोगों और जानवरों की भावनाओं को समझना भी सुरक्षा और अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जानवरों के अंदर भी कहते हैं इमोशंस होते हैं, लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना भी जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, जस्ट सेफ्टी है, जो सर्वाइवल है, उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जब हम किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी फील होती है, हम सिक्योर फील करते हैं। यदि आप एक हिंसक, थूकने और पंजे वाले जानवर का सामना करते हैं तो संभावना है आप जल्दी से महसूस करेंगे कि जानवर भयभीत है। जब एक जानवर होता है, ठीक है, वो बहुत हिंसक है या इधर उधर भाग रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि शायद वो डर रहा है, वो भय में है, इसे अकेला छोड़ देगा, तो उसे अकेला, थोड़ी देर अकेला छोड़ा जाएगा। यानी हम जानवरों के इमोशंस को भी समझने लग जाते हैं। अन्य लोगों और जानवरों के भावनात्मक प्रदर्शन की सही ढंग से व्याख्या करने में सक्षम होने के लिए सही ढंग से रिस्पॉन्स दे सकते हैं और खतरे से बच सकते हैं। जब हम जानवरों से इमोशनली, ठीक है, उनके इमोशंस देख लेते हैं तो हम क्या है आने वाले खतरे से बच सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो किस थ्योरी है, वो कौन सी है इमोशंस की? जेम्स लेंज थ्योरी। जेम्स लेंज, LANGE, लेंज थ्योरी। तो जेम्स लेंज थ्योरी में क्या है? भावनाओं के जेम्स लेंज सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स और कार्ल लैंग द्वारा प्रस्तावित किया। किसने ये थ्योरी दी है? ये विलियम जेम्स और जो कार्ल लैंग है, उन्होंने, दो व्यक्तियों ने ये थ्योरी प्रस्तावित की है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसा कि हम भिन्न भिन्न घटनाओं का अनुभव करते हैं, हमारा तंत्रिका तंत्र इन घटनाओं के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया को विकसित करता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, दिस थ्योरी, हम
जो है एक्सपीरियंस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को, अलग तंत्रिक इन घटनाओं के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं को विकसित करता है। हमारा नर्वस सिस्टम है इन इवेंट्स इन घटनाओं के लिए जो भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी फिजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, साइक फिजियोलॉजिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको विकसित कर हो गया, पेट खराब होना आदि शामिल है। इसमें से ये सभी क्या है चीजें शामिल होती हैं। बदले में ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्रोध, भय, उदासी जैसी भावात्मक प्रक्रियाएं पैदा करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अंधेरे कमरे में बैठने की कल्पना करें। आप एक डार्क रूम में बैठे हैं, ठीक है, आप इमेजिन करें कि आप एक डार्क रूम में बैठे हैं। अचानक आपको अपने पीछे सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अचानक आपको क्या है पीछे से एक किसी के ब्रेथ की, किसी के सांस लेने की क्या है ब्रेथिंग साउंड की आवाज, ब्रेथिंग साउंड सुनाई देती है। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, आप इतना डर जाते हैं कि आपकी हृदय की गति जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। आप कांपना भी शुरू कर देते हैं, ट्रेम्बल करना, कांपना शुरू कर देते हैं। आप इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं की व्याख्या करते हैं। तो आप इनकी जो आप कांप रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो इन फिजिकल रिस्पॉन्सेस को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि आप डरते हैं और इसलिए आप डर का अनुभव करते हैं कि आप क्या है इतना डर जाते हैं। तो ये बेसिकली जो जेम्स लेंग का जो सिद्धांत है वो एक डर को, कि हम कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम डर जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारा जो रिस्पॉन्स है वो होता है। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है कैनन बर्ड की थ्योरी। द कैनन बर्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस है जो को फिजियोलॉजिस्ट वाल्टर कैनन, तो ये जो थ्योरी है जो फिजियोलॉजिस्ट था वाल्टर कैनन, इन्होंने विकसित की है। एंड जो फिलिप बर्ड, टू पर्सन्स हैं जिन्होंने जो कैनन बर्ड थ्योरी है वो दी है। इस सिद्धांत के अनुसार हम भावनाओं को महसूस करते हैं, कि हम इमोशंस हैं उनको फील करते हैं और एक साथ पसीना, कांपना, मांसपेशियों में तनाव जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं। और किस किस का अनुभव करते हैं, जैसे स्वेटिंग, पसीना आना, ठीक है, मसल टेंशन, इन सबको क्या है हम एक्सपीरियंस करते हैं जब क्या है हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। इमोशंस, ये सब चीजें इमोशंस में इंक्लूड हो जाती हैं। आगे है इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप से एक अंधेरे कमरे में हैं, कि आप एक डार्क रूम में हैं फिर से, ठीक है, और अचानक आपको पास में सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही है जैसे पहले सुनाई दे रही थी। कैननबर्ग सिद्धांत के अनुसार फिर से आपके इसमें भी हृदय की गति बढ़ जाती है और आप कांपने लगते हैं, बट इस बार आप शारीरिक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं और आप डर की भावनाओं का भी अनुभव करते हैं। आप क्यों है इसमें भी जो फियर है इसको अनुभव करते हैं, ठीक है, आपके अंदर जो फिजिकल रिएक्शंस हैं वो आप एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये थी कैनन बर्ड की थ्योरी। बेसिकली जो ये थ्योरीज हैं ये डर को रिप्रेजेंट कर, डर कैसे हम महसूस करते हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं वो सब बताया गया है। नेक्स्ट जो थ्योरी आ जाती है वो आ जाती है जो स्केचर सिंगर, जो शेचर सिंगर थ्योरी है वो है, कौन सी थ्योरी है एक बार स्पेलिंग देख लें, SCHACHTER, ठीक है, जो शेचर सिंगर थ्योरी, ठीक है। शेचर सिंगर थ्योरी में क्या है कि जो इमोशंस हैं उनका जो शेचर सिंगर सिद्धांत है उसको स्टैनली शेचर और जेरोम ई सिंगर, कौन कौन से पर्सन, टू पर्सन्स हैं, कौन कौन से हैं ये दोनों पर्सन्स हैं, कौन कौन से, स्टैनली शेचर और जेरोम ई सिंगर द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार तर्क का तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हम भावनाओं को अनुभव कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एलिमेंट ऑफ रीजनिंग की, इसमें रीजनिंग क्या होती है कि हम इमोशंस जो होते हैं वो तो हमें पता है बट उसे एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। शेचर जो सिंगर है सिद्धांत से पता चलता है जब कोई घटना शारीरिक उत्तेजना का कारण बनती है तो हम उस उत्तेजना के कारण को खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब कोई भी जो फिजियोलॉजिकल अराउजल आ जाता है, ठीक है, कोई भी
जो उत्तेजना आ जाती है, हम किसी के प्रति उत्तेजित हो जाते हैं, तो वो उस क्यों हम उत्तेजित हो इसका कारण खोजने की कोशिश करते हैं। फिर हम भावनाओं का अनुभव और लेबल करते हैं। फिर हम जो भी इमोशंस होते हैं उनको एक्सपीरियंस करने लगते हैं जब हम उसका कारण ढूंढने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने अंधेरे कमरे में बैठे अचानक पीछे सांस लेने की आवाज सुनते हैं, हृदय की गति बढ़ती है, कांपने लगते हैं। इन शारीरिक जब हम इन इमोशंस को नोटिस करना, तो इसमें क्या है, नोटिस करते हैं हम, तो आप महसूस करते हैं कि वे इस तथ्य से आते हैं कि आप अंधेरे कमरे में अकेले हैं, कि आप डार्क रूम में क्या है, अकेले बैठे हैं। आपको लगता है कि आप खतरे में हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको डेंजर हो सकता है, ठीक है। आप अकेले बैठे हैं, आपके साथ कोई भी नहीं है, फिर भी सांस की आवाज आ रही है, ठीक है। आपको कोई ना कोई खतरा हो सकता है और आप डर की भावना महसूस करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम नोटिस करने लग जाते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों डर और बैठ रहा है, तो ये सब हम नोट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है जो शेस्टर सिंगर है, उसकी जो टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। इसकी टू फैक्टर थ्योरी है शेस्टर सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी। तो यह सिद्धांत भावनाओं में प्राथमिक कारक के रूप में शारीरिक उत्तेजना की भूमिका, जो फिजियोलॉजिकल अराउजल्स होते हैं उसके प्राइमरी फैक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है। इमोशंस के प्राइमरी फैक्टर में जो रोल निभाता है। हालांकि ये भी बताता है कि अकेले शारीरिक उत्तेजना सभी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती, ठीक है। जो ओनली कहते हैं जो शारीरिक उत्तेजना है, जो फिजिकल अराउजल होते हैं, वो सभी इमोशंस के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकती। भी और जो भी अन्य कारक जैसे मेंटली, ठीक है, सोशली, ये सभी फैक्टर्स भी हमारी जो इमोशंस है उसको लेके आने के लिए जिम्मेवार हो सकती हैं। इसलिए भावनात्मक प्रतिक्रिया के संज्ञानात्मक, इसलिए यह क्या है, इमोशनल रिएक्शन के कॉग्निटिव एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, ठीक है। एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, अचानक आप पीछे सांस लेने की आवाज सुनते हैं, हृदय की गति बढ़ती है, कांपने लगते हैं। जब बढ़ी हुई हृदय की गति है, फिर उसको नोटिस भी कर लिया और महसूस करते हैं कि ये डर के कारण होता है, इसलिए भयभीत महसूस करते हैं। पूरी प्रतिक्रिया एक बाहरी उत्तेजना है ना, एक्सटर्नल जो स्टिमुलेट्स है, जैसे कि सांस लेने की आवाज से शुरू होती है, ठीक है। पहले तो आप आराम से बैठे थे, जैसे ही आपने जो सांस लेने की आवाज सुनी, उससे क्या है, जो उत्तेजना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद शारीरिक उत्तेजना होती है, जैसे हृदय की गति में वृद्धि, कांपने लगते हैं आप। तो संज्ञानात्मक लेबल तब कार्यवाही में, तो कहते हैं कि जो कॉग्निटिव लेबल्स है तब एक्शन में आते हैं जब हम शारीरिक उत्तेजनाओं को भय से जोड़ देते हैं, यानी डर से जोड़ देते हैं। जो जब हम अपने शारीरिक उत्तेजनाओं यानी अपने जो फिजिकल बॉडी है उसको डर के साथ जोड़ जा देते हैं, जिसके तुरंत बाद क्या है, डर की भावना है वो हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा एक चार्ट है जिसकी इजीली हम समझ सकते हैं जिससे। तो सबसे पहले देखते हैं जेम्स जो लिंच थ्योरी। जेम्स लिंच थ्योरी में क्या हुआ था, इवेंट कोई घटना हुई, ठीक है। जैसे कि बैठे थे डार्क रूम में, अचानक अकेले बैठे थे, अचानक किसी के सांस की आवाज आने लगी, तो अराउजल हुआ, ठीक है। हमें फिजिकल अराउजल हुआ, हम ध्यान देने लगे उसकी तरफ, तो हम इंटरप्रिटेशन क्या निकली कि हम डर का अनुभव कर रहे हैं। तो डर किस में होगा, और इमोशंस में, है ना। तब हमारे अंदर क्या हो जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं। सेकंड, कैनन बर्ड की थ्योरी में इमोशंस कैसे आते हैं, इवेंट हुआ, ठीक है, अराउजल हुआ कि अचानक सांस की किसी की आवाज आई और हमारे अंदर फिजिकल अराउजल शुरू हो गया, ठीक है। हमारी बॉडी में डर आने लग गया, तो डर के कारण क्या होगा, इमोशंस आ गए। इसमें हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इसमें विदाउट इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कैनन थ्योरी में, बस ये फर्क है। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है जो शेस्टर सिंगर थ्योरी। शेस्टर सिंगर थ्योरी में क्या हुआ, सबसे पहले इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, अराउजल हुआ, ठीक है, अचानक अराउजल हुआ और क्या हुआ, रीजनिंग, हम तर्क करने लगे,
देन क्या हुआ, इमोशंस हुआ। इसमें हम क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे कि तर्क करेंगे, ठीक है, कि क्या हमारे अंदर क्या है, डर की भावना आ गई है, तो हम इसके रीजनिंग करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्टली जो शेस्टर सिंगर की टू फैक्टर थ्योरी थी, उसमें क्या हुआ था, इवेंट हुआ, कोई घटना हुई, ठीक है, कि जैसे है ना ब्रेथिंग की आवाज आने लगी, राउजल हुआ, फिजिकल चेंजेस आए, तो कॉग्निटिव हमने क्या किया, कॉग्निटिव लेबल लगाए, हम दिमाग से सोचने लग गए, ठीक है, जिसके कारण डर हुआ और इमोशंस में तब्दील हो गया। तो ये थी थ्योरीज ऑफ इमोशंस की, जो हमारे चार इमोशंस थे उसकी थ्योरीज थी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो।